Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muskan, BSc सेकेंड ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और नॉन लीनियर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर। और इसमें देखेंगे कि x और y जो है वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर z होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको मालूम है p की जो वैल्यू होती है वो डेल z ओवर डेल x के इक्वल होती है, और q जो होता है वो डेल z ओवर डेल y होती है। यानी यहाँ पर z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और p और q ये फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होने की वजह से और हायर डेरिवेटिव प्रेजेंट ना होने की वजह से ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। ये फर्स्ट ऑर्डर के होने की वजह ये है, और ये नॉन लीनियर इसलिए है क्योंकि अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो p की पावर 2 हो जाएगी। जब p और q की पावर 1 होती है तब इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर p और q की पावर 2 है या और इस तरीके से q की पावर भी 2 हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, इसलिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए यानी ये फर्स्ट ऑर्डर का है और साथ में ये नॉन लीनियर है, तो इसको लिए हम चारपिट मेथड का यूज़ करेंगे। तो चारपिट की एक्सिलरी इक्वेशन निकालने से पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें जो भी राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट में पहुंचा देंगे, राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन partial differential equation can be written as, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि इसको 1 को ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू और ये px प्लस क्यू वाई और -1 इज इक्वल टू 0, और इसको एक फंक्शन f के इक्विवेलेंट कह देंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ देंगे। और यहाँ पर चूँकि हम जैसे बताया कि हम चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होंगी उनको वैल्यूज़ होंगी उनको फाइंड करके पहले रख देंगे ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरत होती है वो डेल एफ ओवर डेल एक्स की होती है, इसलिए एफ़ का ये एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ध्यान रखें कि जब पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाकी सारे वेरिएबल जो होंगे वो कॉन्स्टेंट होंगे। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे हम तो ये इनटू में है, कांस्टेंट है x के लिए, तो p प्लस क्यू को तो बाहर ले लें, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जब करने जाएंगे तो p इंटू में है, इस वाले इसका करेंगे और इसका करेंगे, तो इसका p इंटू में है बाहर ले लिया जो कांस्टेंट है, और x का x डिफरेंस रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बंद हो जाएगा, और x के लिए ये q और y कांस्टेंट है इसलिए इनका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन भी 0। इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। डेल एफ ओवर डेल एक्स की जगह पर हम लोग रख देंगे p प्लस क्यू इंटू p रख देंगे, और हमें जो भी ज़रूरत होगी वो वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। यानी डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू भी फाइंड करके रख लेते हैं। तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वैल्यू एफ की रख दें, यानी p प्लस क्यू और पी एक्स प्लस का क्यू वाई माइनस का 1। तो जैसे कि अभी डिफ्रेंशिएशन किया था, तो इस टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो ये फैक्टर कांस्टेंट है हमारा y के लिए, तो ये बाहर हो जाएगा, और जब इस ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो ये तो y के लिए ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसमें y आ रहा है तो q इंटू में है बाहर ले लें, y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 का भी डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इस तरीके से डेल एफ ओवर डेल y की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू और इंटू में ये q बचा हुआ है वो लिख दिए यहाँ पर। और हमें ज़रूरत होगी जिसकी वो वैल्यू भी निकाल लेते हैं, यानी हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला y के रिस्पेक्ट में, अब z के रिस्पेक्ट में भी इसकी भी हमें ज़रूरत होती है, इसकी वैल्यू भी फाइंड करके रख लेते हैं। तो f का थोड़ा सा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर लेंगे, या इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं डेल ओवर डेल z, और यहाँ पर चूँकि z देखेंगे वैल्यू लिख लेते हैं पहले हम। यहाँ पर यह है p प्लस क्यू और पी एक्स प्लस क्यू वाई -1, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि z कोई भी मौजूद नहीं है टर्म यहाँ पर, तो इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो हम 0 के बराबर यहाँ पर पुट कर देंगे।
तो ये वैल्यू तो 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि z का कोई भी टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब हमें ज़रूरत होगी क्योंकि हमें चारपेट मैथड का यूज़ करना है, उसमें ये सारी वैल्यू की ज़रूरत होती है, तो डेल f ओवर डेल p की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम पहले वैल्यू पुट कर देते हैं f की, जो कि है p प्लस का क्यूब इंटू में है पी एक्स प्लस का क्यू वाई माइनस का 1। तो यहाँ पर दोनों में हमें p जो है वो नज़र आ रहा है, तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें इन सारी वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो हमारा ये कैलकुलेशन बेकार जाएगा। तो इसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी हमें इसको लिखना चाहिए। चलिए हम डिफ्रेंशिएशन अब कर देते हैं इसका। तो सिमेट्रिकल है पी और क्यू के लिए, तो हम फिर उसके बाद डायरेक्ट कर देंगे। तो इसमें दो फंक्शन यहाँ पर पी के हैं, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड जब करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स बार हो जाएगा, पी का तो 1 हो जाएगी, इनका 0 हो जाएगी, 1 का तो डिफ्रेंशिएशन बाद में होगा। पहले तो हम इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन। अब सेकंड फंक्शन वैसे लिखते हैं पी एक्स प्लस का क्यू वाई, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी इसका, तो पी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, बाकी 1 का तो फिर 0 हो जाएगा वो। तो ये वैल्यू इतनी आ चुकी है। अगर इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें एक्स का, तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस का क्यू एक्स और प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू वाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 टाइम्स हो जाएंगे पी एक्स प्लस क्यू एक्स और प्लस का क्यू वाई। तो जिस तरीके से डेल एफ ओवर डेल पी की वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं डेल एफ ओवर डेल क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या फिर इसी को देख के लिख दें। तो 2qy और प्लस का पी वाई हो जाएगा और पी एक्स हो जाएगा, यानी हमने पी की जगह पर क्यू कर दिया और क्यू की जगह पर पी कर दिया, और एक्स यहाँ वाई की जगह पर एक्स, क्योंकि ये देख रहे हैं कि सिमेट्रिकल है पी क्यू आर। या फिर आप इसको फाइंड कर भी लेंगे, जैसा भी जिस तरीके से भी फाइंड किया था। अब इतनी वैल्यू काफ़ी है, और बल्कि हमने सारी ही वैल्यू निकाल दी जो भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है चारपेट मेथड में। तो आप यहाँ पर हम लिखेंगे चारपेट्स एक्सिलरी इक्वेशंस। अब चारपेट इक्वेशंस लिखेंगे जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा, और इसी से हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कंप्लीट इंटीग्रल मिलेगा, क्योंकि ये चारपेट मेथड हमारा कंप्लीट इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए ही होता है। तो सबसे पहले तो होगा ये डी ओवर डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डेल एफ ओवर डेल वाई और प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड ओवर माइनस पी इंटू डेल एफ ओवर डेल पी और माइनस क्यू इंटू डेल एफ ओवर डेल क्यू। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ये भी यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू भी लिख लें यहाँ पर, डी एक्स अपान माइनस डेल एफ ओवर डेल पी और इजिकल टू डी वाई अपान माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू। इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमें यहाँ पर तो जिनकी भी इसमें हमें ज़रूरत होगी वहाँ से इसको ले लेंगे। तो डी पी अपान डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की थी, पी प्लस क्यू इंटू पी और प्लस पी इंटू ये वैल्यू 0 के इक्वल आई थी, और डी क्यू अपान में ये वैल्यू भी इसी तरीके से थी, पी प्लस क्यू इंटू क्यू हो जाएगा और प्लस क्यू इंटू ये वैल्यू 0 के इक्वल इज इक्वल टू, और आगे देखना है कि हमें इसकी ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि इसी से सॉल्व होता हुआ हमको ये नज़र आ रहा है।
तो इसलिए बाकी हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये वैल्यू जो है देख रहे हैं कि डी बी अपान ये तो ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास पी प्लस क्यू इंटू पी इज इक्वल टू डी क्यू अपान पी प्लस क्यू इंटू क्यू। क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि इसका जब सोल्यूशन लास्ट में करेंगे तो एक फार्मूला होता है, उसमें हम वैल्यू डालते हैं पी और क्यू की। चूँकि पी और क्यू की वैल्यू यहाँ से हमें आसानी से मिल जाएगी, तो डी जेड जो हमें लास्ट में यूज़ करेंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, वहाँ पर यानी इस वाले फार्मूले में डी जेड इक्वल टू पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। तो यहाँ से हमें पी और क्यू जो मिलेगा वो इधर पुट कर दिया जाएगा, और ये जैसे ही हम यहाँ पर ये पुट करेंगे वैसे ही हमें जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो इसलिए आगे इनको हमने छोड़ दिया, सिर्फ यहीं से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए ये वाला फैक्टर जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा डी पी अपान पी और इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू मिलेगा। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करने पर हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने पर तो ऑन इंटीग्रेटिंग, जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1 एक्स का जिस तरीके से लॉग एक्स होता है ऐसे 1 पी का इंटीग्रेशन लॉग को पी हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन लॉग को क्यू हो जाएगा। और जब भी इंटीग्रेशन करेंगे लॉग कांस्टेंट जोड़ेंगे, और कांस्टेंट इसी फार्म में जोड़ेंगे जिसमें बाकी सारे टर्म है, तो लॉग को ए हमने यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। और ये आप किसी भी फार्म में जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं लॉग हो, आप ओनली ए भी जोड़ सकते हैं या सी जोड़ दें तो सी जोड़ दें। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, लॉग प्लस में है तो इंटू कर लें, क्यू और ए का इंटू हो जाएगा, और इस तरीके से ये लॉग से लॉग दोनों साइड हटा देंगे तो इंटू लॉग लेने पर पी की वैल्यू क्यू ए क्या कहना चाहिए पी इक्वल टू ए क्यू आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 डाल के छोड़ दें, हमें इसका यूज़ करना है। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर देंगे वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी क्यू की, और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी तो हम वहाँ से पी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन मिला है पी और क्यू में, इसका हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग पी की वैल्यू यानी रख देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ पी यानी इक्वेशन 2 से इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे वैल्यू को। तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या था, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा था यानी p प्लस क्यू, तो ब्रैकेट में था p प्लस क्यू और दूसरे ब्रैकेट में का px और px प्लस का क्यू वाई, इधर था p प्लस क्यू और px प्लस क्यू वाई और -1 और राइट हैंड साइड में 0 ये दे रखा था। p की जगह पर हमें क्यू वाई रखना है, तो ए क्यू रखना सॉरी, तो यहाँ पर ए क्यू रख दीजिए और 1 को द ट्रांसपोज करेंगे और यहाँ से हम q की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि q में इक्वेशन आ गया। इस दोनों में से q कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 1 बचेगा यहाँ पर। ऐसे यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे अगर q को, तो हमारे पास बच रहा है ax प्लस का, यहाँ से q बाहर ले लिया तो y बचेगा, सिर्फ 1 को द ट्रांसपोज कर दिया था, तो q इंटू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों फैक्टर को हम राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे तो 1 अपान a प्लस 1 और ax प्लस वाई ये वैल्यू आ जाएगी। और इस वैल्यू का हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम q की वैल्यू को फाइंड करें। अगर हम q की वैल्यू को यहाँ पर निकालते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे और राइट हैंड साइड में इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट लगेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस 1 और ax प्लस वाई, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो इस जो वैल्यू आई है इस वैल्यू का यूज़ हमें आगे करना है, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 3 डाल दें और इसका यूज़ इक्वेशन नंबर 2 में करके हम p की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मीन्स इक्वेशन नंबर 3 से हम q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो p की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि p की वैल्यू थी a इंटू क्यू और q की वैल्यू अभी फाइंड हो चुकी है 1 अपान स्क्वायर रूट a प्लस 1 और यहाँ पर ax प्लस वाई। तो ये जब हम p और q की वैल्यू ये फाइंड कर ली है, हो चुकी है, इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल दें। तो अब इस वैल्यू को हम जैसे जहाँ से हम
इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालते हैं वहाँ पर इस वैल्यू को डाल देते हैं। सिंस हम लोग जानते हैं वी नो दैट डी जेड की जो वैल्यू होती है वो p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई होती है। यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ये p की वैल्यू है a अपान स्क्वायर रूट a प्लस 1 ए एक्स प्लस वाई और फिर डी एक्स लिख दें। क्यू की वैल्यू थी 1 अपान स्क्वायर रूट a प्लस 1 और ए एक्स प्लस वाई और यहाँ पर डी वाई लिख दें। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो कांस्टेंट आ रही हैं बाहर, इनको हम लोग ले सकते हैं। तो डी जेड इजिकल टू इतना हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट में a प्लस 1 जो कांस्टेंट तो ये भी कॉमन तो ये भी आ रहा है, लेकिन हम इसे बाहर किसी मकसद से नहीं लेंगे अभी। तो सिर्फ स्क्वायर रूट a प्लस 1 जो कांस्टेंट है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो बचेगा वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारे पास बचेगा न्यूमरेटर में तो बचेगा a dx और डिनोमिनेटर में इस वाले टर्म में बच रहा है a x प्लस वाई और ऐसे ही यहाँ पर भी 1 डी वाई अपान में ए एक्स प्लस का वाई। अब ऐसे एलसीएम भी ले लेंगे यहाँ पर 1 अपान रूट a प्लस का 1, इनका एलसीएम है ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट में, तो ऊपर आ जाएगा a डी एक्स और प्लस का 1 डी वाई है। तो या डी वाई लिख दें ऐसे। इसे कैसे लिखा जा सकता है 1 अपान स्क्वायर रूट a प्लस 1, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोनों को मिला के अगर लिखना चाहें तो ये a एक्स प्लस का y लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन dx और y का dy। तो ये देखिए जिस तरीके से नीचे लिखा हुआ है उसी फार्म में आ जा रहा है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर हमें ये मिल रहा है। 1/2 भी है वो अलग बात है। तो ये एग्जैक्ट इसको बनाने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट तो डी इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, दो कांस्टेंट है इनको तो बाहर लिखा जा सकता है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें ये z मिल ही जाएगा। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख दें इसको। इंटीग्रेशन ऑफ का साइन लगा दे रहे हैं, ऊपर जैसा लिखा था डी ए एक्स प्लस वाई लिख दें। साथ में ये अगर रूट हटाएंगे तो पावर इसकी जो होगी जो भी लिखा है उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। या तो आप कुछ इसको एक वेरिएबल मान लें या माइंड में मान के भी डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट क्योंकि टोटल ये जो है वो हमारा इतना ही लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो कर लिया जाएगा। जिसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, मान लें कि ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी है, तो फिर इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस वाई जो होगा उसकी यहाँ पर हम लोग डी टी रख देंगे। तो z की जो वैल्यू होगी 1 अपान स्क्वायर रूट a प्लस का 1 और ये d इतनी वैल्यू जो है वो dt के बराबर आ गई इससे, और ये t की पावर हो गई 1/2। और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की 1/2 है, और यहाँ पर जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर जुड़ जाती है इसमें। तो z की वैल्यू ये चल रही है, z इज इक्वल टू 1 अपान कितना चल रहा था ये 1 अपान स्क्वायर रूट a प्लस 1 और t की पावर जो -1/2 उसमें एक ऐड हो जाएगा, उतने से ही डिवाइड भी करना होगा। और यहाँ पर b चल रहा है कांस्टेंट जो हमने इंटीग्रेशन करके जोड़ा था, 1/2 बचेगी, ऊपर भी पावर 1/2 बचेगी। t की वैल्यू भी आप रख दीजिए वापस जिसको हमने माना था, और उसकी पावर अब 1/2 हो गई। हमें क्या माना था, ए एक्स प्लस बी को माना था, तो ए एक्स प्लस बी इसमें रख दिया, और ये 1/2 बचा है, प्लस का 1/2 बचा है, और ये डबल अपान में है तो उस 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से z आ गया 2 टाइम्स, और ये 1/2 को स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ए एक्स प्लस बी 1/2 हटा के और इसको स्क्वायर रूट में लगा दिया, इसको रूट इधर भी चढ़ा हुआ है तो दोनों को मिला के एक स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो ये जो आया है वो एक कंप्लीट इंटीग्रल आया है। कंप्लीट इंटीग्रल उसे बोलते हैं जब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा हो
अगर वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख रहे हैं कि 2 थे x और y, तो 2 ही यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ऐसे जो सॉल्यूशन मिलता है उसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इज़ ए रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल और ए और बी क्या है, ए एंड बी बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि ए और बी के बारे में बताया नहीं गया इसलिए यहाँ पर बता दिया। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।